हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं और आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख रहा हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आज ये जो 8वां प्रैक्टिस सेट है ये विराम चिन्ह से संबंधित है। विराम चिन्ह से संबंधित ये दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। विराम चिन्ह को हमने कल बताया था। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ ठहराव या रुकना होता है। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने 20 बताया है। विराम चिन्हों को कामता प्रसाद गुरु ने कितनी बताया है? 20 बताया है। और इसे कहाँ से लिया गया बताया है? इन्होंने बताया कि अंग्रेजी से लिया गया है। विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी से। पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी जितने भी विराम चिन्ह है इन्हें कामता प्रसाद गुरु अंग्रेजी से लिया हुआ बताते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में ये थोड़ा सा विराम चिन्ह से संबंधित हम कहे रिवीजन करा दे, आपको संक्षिप्त परिचय करा दे कि विराम चिन्ह क्या होता है, इनकी संख्या कितनी है और ये कहाँ से लिए गए हैं। अंग्रेजी से लिए गए हैं। इनकी संख्या 20 है। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह से मनुष्य काम करने के बाद या काम करते करते बीच में कुछ समय के लिए रुक जाता है, उसी तरह से भाषा में भी रुकने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर है 31। प्रश्न नंबर क्या है? 31। और ये पूछ रहा है कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? पूर्ण विराम तो फुल स्टॉप होता है। प्रश्नवाचक यही होता है। प्रश्नवाचक यही है, ये प्रश्नवाचक है। योजक जो होता है डैश होता है। और अल्प विराम की जब हम बात करते हैं तो ऐसे हल्का सा कामा की तरह। ये देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एसएससी के वीडियो एग्जाम में 22 दिसंबर 2018 को पूछा गया है। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो ये लगातार कहीं न कहीं पूछे गए हैं ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है। आप बताइए कौन सा है? पहला ऑप्शन, वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। और तीसरा है उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। तीसरा है उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। और चौथा है वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहां न जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द है जैसे ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह भी क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यहाँ पे क्यों जो है ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन इसके आगे क्या लगा है? पूर्ण विराम लगा है। यहाँ भी पूर्ण विराम, यहाँ भी पूर्ण विराम और यहाँ भी पूर्ण विराम। और इसमें कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। इसमें कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, यहाँ पूर्ण विराम। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है ए, सी और डी, ये क्या है? ये इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है इसका मतलब ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है लेकिन फिर भी पूर्ण विराम लगा है। ऐसा क्यों हुआ है? तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, जिन शब्दों में या जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता। यानी जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त हो, संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। यहाँ पे वह नहीं जानता
वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो क्या है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की बात प्रयोग होता है वहां पर नहीं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या कहा था, सो मैंने नहीं सुना। यहाँ पर भी जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये संबंधवाचक शब्द की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहां नहीं जाएंगे या हम वहां न जाएंगे, ये भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यानी ये वाला, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया भी नहीं है, लेकिन इस तरह से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए सी ऑप्शन ये गलत है और यही इसका गलत पूछा है, इसलिए यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घृणा, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का तो करेंगे नहीं, उद्धरण चिन्ह का नहीं करते हैं, अर्धविराम भी नहीं करेंगे। अर्धविराम का मतलब क्या होता है, कामा दे के ऊपर से बिंदी दे देते हैं, कोष्टक भी नहीं, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, सही है, सही प्रयोग हुआ है। वह घर आया या नहीं, वह घर आया या नहीं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग, जिन स, क्या कहते हैं, जिन शब्दों में या बीच में आ जाए, यानी आया या नहीं, गया या नहीं, तो वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछ रहा है, आया कि नहीं आया, तो ये क्या है, ये भी सही है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, राम राम उसने यह क्या कर दिया, इसमें जो है ये सही नहीं हुआ है, इसमें राम राम के बीच में डैश योजक चिन्ह नहीं लगेगा। राम राम राम, यानी पहले राम के बाद भी, पहले राम के बाद भी क्या होना चाहिए था, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए था। तो और फिर दूसरे राम के बीच भी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी, यही गलत प्रयोग हुआ है, यानी यही सही नहीं है। और डी ऑप्शन क्या है, डी, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, अल्प विराम, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, ठीक है, किंतु परंतु
बीच में किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का। आना जाना बीच में अपेक्षित विराम चिन्ह जो होगा योजक चिन्ह का जो ये है संकेत ये है, पूर्ण विराम का ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत ये है, और अर्ध विराम की जब हम बात करते हैं तो अर्ध विराम में कामा लगा के ऊपर एक बिंदु दे देते हैं, ये अर्ध विराम होता है। तो आना जाना के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आना जाना के लिए ऑप्शन नंबर ए योजक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो क्या कह रहा है, विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर ये डलही एसएसबी में पूछा गया है। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सही है। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि उसके आधार पर इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है कि नहीं, विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है कि नहीं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए इसमें कहीं पर भी अल्प विराम नहीं लगा, इसलिए गलत हो जाएगा। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के बाद लगाया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बाद लगा है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीसरा कह रहा है वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, फिर यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगाया जो कि ए और बी में लगा है के बाद यहाँ पे लगाना चाहिए था, लगा नहीं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और डी ऑप्शन है वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका जो ऑप्शन ले रहा है कौन सा हो जाएगा, वर्णों के आधार पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या अंतर है। हाँ, बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी ऑप्शन, देखिए पहली बात तो ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्वर संधि के बाद यहाँ कामा लगाना चाहिए था। अगर स्वर संधि के बाद कामा लगा देता तो ये सही हो जाता, और अंत में क्या होता है फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाना चाहिए, इसलिए ये नहीं है तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में क्या कर रहा है, उद्धरण चिन्ह लगा दिया, कहाँ पे है के बाद यहाँ से उद्धरण चिन्ह लगा दिया, तो ये भी नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह नहीं लगता है। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, यहाँ तक सही है। स्वर संधि के बाद कामा भी लगाया सही है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और अंत में पूर्ण विराम भी लगाया सही है। लेकिन इस उद्धरण चिन्ह के या अवतरण चिन्ह की वजह से ये गलत हो गया। तीसरा है वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं और बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है के बाद योजक चिन्ह यहाँ पे लगाना चाहिए था, ये नहीं लगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना सर, डी ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन दिया डी ऑप्शन। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, सही है, योजक चिन्ह बीच में लगाया, स्वर संधि के बाद अल्प विराम दिया, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो जून और जुलाई यानी जब 2 लगातार क्रम का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए जून और जुलाई के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये तो ए जो है ये अल्प विराम है, ए क्या है, अल्प विराम है, ये प्रयोग नहीं होगा। और सी जो है, सी का प्रयोग, सी क्या है, सी को कहते हैं विवरण चिन्ह। सी को क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। सी को विवरण चिन्ह कहते हैं। और जो बी है, बी को क्या कहते हैं, बी को कहेंगे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। बी को क्या कहेंगे, अवतरण या उद्धरण चिन्ह ये कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। 49 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है, कौन सा विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा विवरण चिन्ह हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन। और बी की अगर हम बात करेंगे, बी की, तो बी जो है अवतरण या उद्धरण चिन्ह है। बी क्या है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह है। बी आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए यहाँ पे विवरण चिन्ह की बात करेंगे, ये हो जाएगा। अवतरण या उद्धरण चिन्ह ये होते हैं। अर्ध विराम की बात करेंगे तो कामा लगा के ऊपर बिंदी। अल्प विराम करेंगे तो केवल कामा, और सबसे ज़्यादा अल्प विराम का ही प्रयोग होता है वाक्यों में, सबसे ज़्यादा अल्प विराम का प्रयोग। उप विराम का प्रयोग यानी दो बिंदी या इसी को विसर्ग, योजक चिन्ह ये हो जाता है डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, दुबला है और पतला भी है, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह। दुबला और पतला के बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ए अर्धविराम है, ये होगा नहीं, ये अर्धविराम है, नहीं होगा। ये जो बी जो है ये लाघव चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। और डी जो है इसे क्या कर रहे हैं? डी जो है इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। डी क्या है? विवरण चिन्ह है। डी क्या है? विवरण चिन्ह है, और इसका प्रयोग नहीं होगा। दुबला पतला व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग होता है? दुबला पतला के लिए आपका बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अब जैसे ही ये करेंगे उपयुक्त विराम चिन्ह, तो यहाँ पर भेद हैं। अब इसका मतलब है कौन सा? योजक चिन्ह करेंगे। ये क्या है? योजक चिन्ह है। डी ऑप्शन योजक चिन्ह है। क्या इसे लगाएंगे, या बी ऑप्शन विवरण चिन्ह? बी ऑप्शन विवरण चिन्ह। ए पूर्ण विराम है, ए पूर्ण विराम है, और सी क्या है? अर्ध विराम है। सी क्या है? अर्ध विराम है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विवरण चिन्ह। यानी सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है, उसके बाद आप बताएंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वाक्यांश में जो आगे की जानकारी या सूचना है उसे आप देंगे, यानी उसी को विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में कुछ विस्तार से कहना हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्या अल्प विराम का करेंगे? नहीं। क्या उप विराम का करेंगे? नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी किसका करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी किसी पद की व्याख्या करेंगे या उसके संबंध में विस्तार से करेंगे तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो बी ऑप्शन है, ये बी इसे समता, समता या तुल्यता बोधक, समता, समता सूचक, समता सूचक विराम कहते हैं। समता या तुल्यता सूचक विराम कहते हैं। समता यानी समानता दिखाता है, ये बराबर जो होता है समानता या तुल्यता को दर्शाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह क्या ए ऑप्शन है? ए ऑप्शन क्या योजक चिन्ह है? ए ऑप्शन जो होता है ए डैश 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 है, ये नहीं होगा। सी प्रश्नवाचक है, सी प्रश्नवाचक है। सी क्या है? प्रश्नवाचक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखिए इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, योजक चिन्ह ये है, छोटा सा होता है। डी जो होता है, डी को क्या कहते हैं? डी को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ये बड़ा सा ये निर्देश देता है। अगर निर्देशक चिन्ह यानी अगर छोटा सा डैश दिए, छोटा सा डैश दिए, तब तो ये आपका योजक चिन्ह हुआ, लेकिन अगर बड़ा सा दे दिए तो ये निर्देशक चिन्ह हो गया। इसलिए इसमें भी अंतर होता है योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं होगा, डी क्योंकि निर्देशक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए योजक चिन्ह ये है, छोटा सा प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, पूर्ण विराम चिन्ह ये है, अर्ध विराम, कामा दे के ऊपर बिंदी, अल्प विराम, विस्मय बोधक, पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी, पूर्ण विराम, और निर्देशक चिन्ह जो होता है ये देखिए बड़ा है। निर्देशक चिन्ह क्या है? निर्देशक चिन्ह बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहेंगे? दो शब्दों के बीच में जो प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उद्धरण चिन्ह कहते हैं? नहीं। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह तो दो शब्दों को नहीं, एक वाक्यों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक नहीं। विवरण चिन्ह, विवरण तो व्याख्या करने के लिए होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे भैया? योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। उद्धरण चिन्ह की बात करेंगे तो इसका
ऐसे होता है, यानी एक वाक्यों में प्रयोग करते हैं, या यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं, या यहाँ पे डबल डबल कर देते हैं, ये उद्धरण चिन्ह हो जाता है। निर्देशक की बात करेंगे तो निर्देशक चिन्ह कुछ इस तरह से हो जाते हैं जो बड़े होते हैं। विवरण चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो विवरण चिन्ह मतलब दो बिंदी लगा के बीच आगे योजक लगा देते हैं तो ये विवरण चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? दो समानार्थी, जैसे अगर बात करेंगे राम राम, दो समानार्थी शब्दों के बीच में, या कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता, तो उसके बीच में किसका अल्प विराम का प्रयोग करेंगे? नहीं। अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे? नहीं। कोष्टक का? नहीं। योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? योजक का। जैसे धन दौलत, मान मर्यादा, धन दौलत, यहाँ पे क्या होगा? धन और दौलत एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द है, इनके बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया, धन दौलत। ठीक है। या सामासिक पदों में भी जब अगर ये विपरीत शब्द हो जाते हैं, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, तो क्या हो जाते हैं? इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में, जैसे उल्टा पुल्टा, वहाँ पर भी सार्थक, एक तो उल्टा सार्थक है, पुल्टा निरर्थक है, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। इस योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाली सहचर शब्दों के, सहचर मतलब साथ चलने वाले, जैसे कपड़ा और लत्ता एक ही शब्द है, धन दौलत, मान मर्यादा, ये सब क्या है? एक ही शब्द है। दूसरा कह रहा है सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य भी किया जाता है, जैसे जय पराजय, ये सामासिक पद है। लाभ हानि, हाँ, दो दो, युग्म शब्द क्या है? दो दो, यहाँ पर भी बीच में योजक चिन्ह। राष्ट्रभक्ति, ये क्या है? युग्म शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह। तुलनावाचक, जैसे तुलना, यानी तुलना जब करता है, सा सी से के पहले, जैसे चांद सा, हाँ, चेहरा, फूल सी मुस्कान, तो इन शब्द के पहले क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा कह रहा है सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, तो इन शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? देखिए यहाँ पे लगा भी दिया है और पूछ रहा है कौन सा लगेगा, तो योजक चिन्ह लगेगा। कौन सा? योजक चिन्ह। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है। अल्प विराम जो होता है ऐसे होता है। अर्ध विराम ये गलत लिखा है, ये अर्ध विराम होगा। ये क्या होगा? अर्ध विराम होगा। और अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है कामा लगा के ऊपर बिंदी दे देते हैं। निदेशक चिन्ह जो होता है ये बड़ा सा होता है, निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह क्या होता है? बड़ा सा डैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अल्प विराम वाक्य में जहाँ थोड़ी देर, अल्प विराम का बात बता रहा है, यानी वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह जो होता है, देखिए कामा के ऊपर बिंदी लगा दिए, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होते हैं उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव होता है वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। निदेशक चिन्ह जो होता है या निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निदेशक चिन्ह को का एक अन्य नाम है रेखा चिन्ह। निदेशक चिन्ह का एक अन्य नाम है रेखा चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी की हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी की हुई बात को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताइए आप सभी। तो इसका क्या लोप करेंगे? नहीं। रेखांकन? नहीं। रेखांकन का ही अभी एक नाम बताया ना, निर्देशक चिन्ह? नहीं। तो इसका क्या करते हैं? विवरण चिन्ह बताते हैं, यानी किसी की हुई बात को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव जो होता है ये संक्षिप्त करने के लिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर हम पूरा नाम लिखें तो संक्षिप्त में संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्या है? तो ये बीच में जो छोटे छोटे चिन्ह हैं ये क्या है? ये लाघव चिन्ह है। क्या है? लाघव चिन्ह है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा पीछे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह जो होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कामा भी कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक के पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा कहे हुए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह, किसी के द्वारा कहे हुए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी सेम टू सेम वही बात जैसा उसने कहा उसी बात को कहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का नहीं, निर्देशक चिन्ह का नहीं, लाघव चिन्ह का नहीं, उद्धरण चिन्ह का। किसका करेंगे? उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह यानी किसी की बात को इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा में उसी तरह से रख देते हैं तो वही उद्धरण चिन्ह हो जाता है। इसे इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, यही हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आपकी जानकारी इससे बढ़ी हो या आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो हमारे वीडियो को क्या करें, आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे बताएं। ये हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।